नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए शुभम तिवारी का। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने इस सीरीज में सबसे पहले साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा। उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे एक ऐसी विचारधारा के बारे में जिसके माध्यम से संपूर्ण यूरोप जो औद्योगिक क्रांति के बाद में विकसित हुआ, उस विचारधारा का प्रभाव पड़ा। हम बात करेंगे एक ऐसे जर्मन दार्शनिक की जिन्होंने सारे यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व पर इस विचारधारा के द्वारा एक गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसने पूंजीवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, और उनके द्वारा विचार दिया गया जो मार्क्सवाद। तो हम आज पढ़ेंगे मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी, एक सोचने का ऐसा तरीका था जिसके माध्यम से हम समाज को नए परिप्रेक्ष्य से देख सकते थे, जिसके माध्यम से हम राजनीतिक विचारधारा को एक नई समझ के साथ देख सकते थे। तो आइए हम बात करते हैं मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद 19वीं सदी में उभरता हुआ एक ऐसी विचारधारा थी जिसकी जड़ें औद्योगिक क्रांति के समय में निहित थी। औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई तो उसके साथ ही जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, जो शोषण शुरू हुआ मजदूरों का, उसी ने मार्क्सवाद की विचारधारा को जन्म दिया। मार्क्सवाद की विचारधारा को जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यह इतिहास को, राजनीति को, वर्ग संघर्ष को एक आर्थिक आधार के द्वारा नापता है। आर्थिक आधार, इनका मूल आधार होता है कि ये हर चीज का केंद्र मानते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली इसको कहेंगे। उत्पादन प्रणाली हर चीज का मूल होता है। तो मार्क्सवाद बेसिकली हम देखेंगे कि यह चीज राजनीति को, संस्कृति को या समाज को समझने का एक नया नजरिया है। तो इसमें लिखेंगे हम समाज, राजनीति या इतिहास को समझने का नजरिया। ये प्रतिपादित किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। और कार्ल मार्क्स ने जब पूंजीवाद की जड़ों को हिलाने का काम किया या पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे, तो उन्होंने उसके विपरीत में मार्क्सवाद की अवधारणा दी। जहां पूंजीवाद देखेंगे हम, पूंजीवाद पूंजीपतियों से संबंधित होता है, उसी तरीके से मार्क्सवाद का मूल आधार होता है समाजवाद। समाजवादी दृष्टिकोण लेके चलते हैं कि जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, आर्थिक सोर्सेज होते हैं, ये समाजवाद में निहित होते हैं, ये समाज के पास होने चाहिए। यही मूल आधार होता है मार्क्सवाद का। तो हम आज मार्क्सवाद में देखेंगे, हम मार्क्सवाद में पढ़ेंगे क्या क्या। मार्क्सवाद में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के बाद हम देखेंगे कि जो वर्ग संघर्ष होता है वो क्या होता है, या फिर हम इसमें देखेंगे शोषण और अतिरिक्त मूल्य के बारे में। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग बनाते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये बेसिकली मूल आधार होता है मार्क्सवाद का। इसमें जो उत्पादन प्रणाली देखी जाती है, उत्पादन प्रणाली के द्वारा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन प्रणाली के द्वारा इतिहास या समाज का अध्ययन, इतिहास या समाज का अध्ययन ये बताता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि उत्पादन प्रणाली ही निर्धारित करेगी कि समाज किस तरीके का होगा। उत्पादन प्रणाली ही निर्धारित करेगी कि इतिहास को किस दिशा में ले जाया जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे पहले फ्यूडलिज्म होता था, जमींदारी प्रथा होती थी। जमींदारी प्रथा होती थी, तब इनका
अर्थव्यवस्था का मूलाधार भूमि होती थी, भूमि हुई मूलाधार। तब क्या होता था, तब जो सत्ता होती थी, सत्ता किसके निहित होती थी, सत्ता होती थी भूस्वामियों के हाथ में, भूस्वामियों के हाथ में होने लगी सत्ता। ये मूल आधार माना जाता है फ्यूडलिज्म का, जमींदारी प्रथा का। अब क्या होता है कि जब इसमें परिवर्तन होता है, जब व्यापार आता है, जैसे जैसे व्यापार आता है तो सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता भूस्वामियों के हाथ से निकलकर व्यापारियों के हाथ में जाती है, व्यापार के साथ ही सत्ता परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है। तो ये हमें यह दर्शाता है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद ये बताता है कि उत्पादन प्रणाली रेखा हमने किस तरीके से समाज को या राजनीति को रेगुलेट करती है, उत्पादन प्रणाली किस तरीके से इतिहास को डाइवर्स करती है कि कैसे हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, ये निर्धारित करती है अर्थव्यवस्था। तो इन्होंने सारी चीजों का मूल आधार अर्थव्यवस्था को माना है या उत्पादन प्रणाली को माना है। ये हमने बेसिकली आसान भाषा में समझा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है, जो कि मार्क्सवाद के अंतर्गत आता है। इसको कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया, कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया ऐतिहासिक भौतिकवाद का, जिसमें उनकी सहायता की फ्रेडरिक एंगल्स ने। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ही मार्क्सवाद के या समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता माने जाते हैं। ये बेसिकली हमने समझ लिया ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके माध्यम से समझना ज्यादा आसान रहेगा कि जब पहले जमींदारी प्रथा होती थी, फ्यूडलिज्म, ठीक है, उसमें भूमि मुख्य भूमिका निभाती थी, उसके बाद सत्ता उसी भूस्वामियों के हाथ में निहित होती थी, ठीक है। जब इसका कंसेप्ट चेंज होता है, इस का अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होता है, जब व्यापार वाणिज्य में अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है, तो सत्ता परिवर्तन होकर व्यापारियों के हाथ में चली जाती है। ये बेसिकली हमने समझा ऐतिहासिक भौतिकवाद से। अब इसमें दूसरी चीज हम देखते हैं कि दो वर्गों का उदय होता है। जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योग बढ़ते हैं, वैसे ही दो वर्गों का उदय होता है। दो वर्गों के उदय के साथ हम देखते हैं कि एक तो बुर्जुआ वर्ग होता है, दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग ये क्या होते हैं, इसको देखेंगे हम। और उसके बाद हम देखेंगे कि शोषण का आधार क्या होता है और शोषण के साथ ही अतिरिक्त जो शुल्क मिलता है वो किसके हिस्से में जाता है। तो इसमें हम जानेंगे दो चीजें। सबसे पहले तो इसमें देखो बुर्जुआ और सर्वहारा। जब कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को प्रतिपादित किया, तब उन्होंने इसको दो भागों में बांटा, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ वर्ग को रखा उन्होंने पूंजीपति वर्ग में, पूंजीपति वर्ग होता है जो पूंजीपति वर्ग में, और सर्वहारा वर्ग होता है वो मजदूर वर्ग होता है। तो कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि बुर्जुआ वर्ग हमेशा सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, शोषण इनका मुख्य आधार होता है। ये बताते हैं कि किस तरीके से बुर्जुआ अन्य तरीकों से अत्यधिक उत्पादन के माध्यम से और ज्यादा काम करवा के, बुर्जुआ वर्ग हमेशा जब भी रहेगा ये सर्वहारा का शोषक ही रहेगा, ठीक है। सर्वहारा हमेशा शोषित वर्ग रहेगा। बुर्जुआ वर्ग ये पूंजीपति वर्ग में आते हैं, पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद के समर्थक होते हैं। इसीलिए उन्होंने, जिनका पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा था सर्वहारा वर्ग का, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया या समाजवाद का प्रतिपादन किया। समाजवाद ये बेसिकली विचारधारा प्रस्तुत की गई इस समय के लिए। बाद में जब बताते हैं, अभी हम आगे 3 क्रांतियां पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बेसिकली समाज को दो वर्गों में बांटा, हमेशा इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष चलता है। वर्ग संघर्ष को अगर पढ़ना है हमें तो मार्क्सवाद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यही विचारधारा मुख्य रूप से प्रतिपादित की जाती है।
आगे चल के जब हम देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति होती है जिसमें लेनिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो मार्क्सवाद की फाउंडेशन पे ही होती है। मार्क्सवाद की फाउंडेशन पे समाजवादी विचारधारा का उदय होता है रशिया में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग क्या होते हैं। अब हम तीसरा चीज देखते हैं इसी में कि इन दोनों के साथ ही शोषण और अतिरिक्त मूल्य क्या होता है। तीसरी चीज शोषण और अतिरिक्त मूल्य देखेंगे हम क्या होता है इसमें। शोषण और अतिरिक्त मूल्य किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने इसको बताया है। उन्होंने बताया है कि जब भी कोई मजदूर या सर्वहारा वर्ग 1000 रुपए की चीज प्रोड्यूस करता है, उत्पादन 1000 रुपए का करता है, ठीक है, उसमें से सर्वहारा को सिर्फ 300 मिलते हैं, बाकी जो 700 रुपए रहते हैं वो पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग के रहते हैं। 700 रुपए, ठीक है, 700 रुपए बुर्जुआ वर्ग के रहते हैं। तो ये जो आधार है, ये 1000, इनको पूंजीपति वर्ग ने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ लागत लगाई, सारी मेहनत सर्वहारा वर्ग ने की, ठीक है, लेकिन उसको बहुत ही कम वेतन मिला, बहुत ही कम दाम मिला। ज्यादा वर्ग किसके पास जा रहा है? बुर्जुआ वर्ग में। तो यही शोषण है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से यही शोषण है। और ये जो 700 रुपए है ये अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य किसके पास जा रहा है? बुर्जुआ वर्ग के पास। यही शोषण का आधार मानते हैं, ठीक है, जो कि कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया है। ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने आवश्यक है। एक और चीज जो समझने की आवश्यकता है कि विचारधारा और सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे आता है। इसी के माध्यम से हम देखें कि विचारधारा और सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे आता है। इसमें पढ़ते हैं विचारधारा एंड सांस्कृतिक वर्चस्व। विचारधारा और सांस्कृतिक वर्चस्व इस तरीके से आता है कि कार्ल मार्क्स बताते हैं जब लंबे समय तक बुर्जुआ वर्ग शोषण करता रहता है, जब बुर्जुआ वर्ग शोषण करता रहे और एक वर्ग शोषित होता रहे, तब समाज इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि मजदूर शोषित होने के लिए ही है, ठीक है। तो एक अपन विचारधारा बना लेते हैं कि जब समझते हैं कि मजदूर है तो काम करने के लिए ही पैदा हुआ है, मजदूर है तो उसका शोषण ही होगा, ठीक है। तो ये जो शोषण की विचारधारा है, शोषण या फिर अत्यधिक मजदूरी, ये विचारधारा का उदय हुआ है इसी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया गया है कि इनका शोषण आवश्यक है, ठीक है, इनसे हमें काम करवाना ही है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चलकर एक विचारधारा बन जाती है। ये विचारधारा बनना कोई छोटे समय की बात नहीं होती है, ये बहुत लंबे समय की दीर्घकालिक बात होती है, ठीक है। तो ये विचारधारा बन जाती है और इसी रूप से ये सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित कर लेती है। संस्कृति के रूप में इसी तरीके से स्थापित हो जाती है कि मजदूरों से इसी तरीके से काम करवाया जाता है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि 3 जो विचारधारा और सांस्कृतिक वर्चस्व, 3 क्रांतियों के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ा, ऐतिहासिक भौतिकवाद देखा हमने, ठीक है, किस तरीके से होता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी कि वर्ग संघर्ष क्या था? वर्ग संघर्ष था कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ एंड सर्वहारा, इसको देखा। तीसरी चीज हमने देखी शोषण और अतिरिक्त मूल्य, शोषण और अतिरिक्त मूल्य के बारे में। चौथी चीज क्या देखी हमने? चौथी चीज देखी हमने विचारधारा और सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे स्थापित होता है। ये बेसिकली वो चीजें थी जो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित की मार्क्सवाद में, ठीक है। मार्क्सवाद के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ते हैं।
अब जो कार्ल मार्क्स 3 क्रांतियां होने की बात कहता है, अभी हम इसमें 3 क्रांतियों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो भी विचारक थे उनके बारे में बात करेंगे। जब कार्ल मार्क्स कहता है कि 3 प्रकार की क्रांतियां होंगी, तो 3 क्रांतियां वो कौन कौन सी होने की बात कहता है, जो मार्क्सवाद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई क्रांतियां हुई भी, लेकिन तीसरी क्रांति नहीं हो पाती है। जो पहली क्रांति हुई, पहली क्रांति में वो कहता है, 3 क्रांतियां लिख लेंगे अपन। 3 क्रांतियों में वो कहता है कि सबसे पहली क्रांति होगी जो, वो पहली क्रांति होगी कि पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, पूंजीवाद का पतन हो जाएगा, ठीक है। फिर जब दूसरी क्रांति होगी उसमें वो समाजवाद की स्थापना की बात करता है, दूसरी क्रांति में समाजवाद की स्थापना करता है। और तीसरी क्रांति वो बात करता है कि साम्यवाद का आगमन होगा। तो समाजवाद की पराकाष्ठा होती है साम्यवाद, ठीक है, तो उसी के साथ साम्यवाद का आगमन होगा। तो पहली चीज क्या रही, पहली पूंजीवाद का पतन। पूंजीवाद का पतन हो जाएगा कैसे, जब सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को खत्म कर देगा या उसका स्थान ले लेगा, ठीक है। दूसरा समाजवाद की स्थापना, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। जब सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को खत्म कर देगा, पूंजीवाद को खत्म कर देगा, समाजवाद की स्थापना कर देगा, तो वो दूसरी क्रांति मानी जाएगी। अब जब जो तीसरी क्रांति होती है, तीसरी क्रांति होती है साम्यवाद का आगमन। साम्यवाद का आगमन होता है जब, साम्यवाद का आगमन बहुत ही रेयर प्रोसेस देखी गई, क्योंकि जब दूसरी क्रांति होती है, समाजवाद की स्थापना होती है, तो समाजवाद की स्थापना के साथ जो लोग सत्ता में जाते हैं, जैसे ही वो सत्ता में पहुंचते हैं, वो पूंजीवाद का रूप धारण कर लेते हैं, वो पूंजीपति जैसे बिहेव करने लगते हैं, उनकी सरकार पूंजीपति की तरह काम करने लगती है, पूंजीवाद की तरह, ठीक है। तो समाजवाद की स्थापना के बाद साम्यवाद का आगमन करना बहुत मुश्किल हुआ, हमेशा से बहुत रेयर जो मिलते हैं अपन को, ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत रेयर उदाहरण देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रांति बहुत मुश्किल से होती है। ये हुई हालांकि चाइना में अपन ने देखा, रूस में भी किंचित मात्रा में अपन ने देखा, लेकिन बेसिकली जो 2 क्रांतियां होती हैं ये हो पाती हैं, तीसरी क्रांति बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए समाजवाद की पराकाष्ठा पे पहुंचना पड़ता है। साम्यवाद क्या होता है वो अपन आगे की सीरीज में देखेंगे, साम्यवाद क्या होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिकली समझा कि मार्क्सवाद क्या होता है। मार्क्सवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स, इसके जो चिंतक हैं, इनके चिंतक में सबसे पहले तो खुद कार्ल मार्क्स आएंगे। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, उसके बाद लेनिन। लेनिन भी काफी बड़े विचारक थे, क्योंकि इन्होंने ही जो बोल्शेविक क्रांति हुई 1917-18 की रशिया में, ठीक है, लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि मार्क्सवाद ये था, ठीक है, क्या रोल अदा किया उसने समाज में। आर्थिक रूप को मुख्य आधार बना के, उत्पादन प्रणाली को मुख्य आधार बना के मार्क्सवाद काम करता है। वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, जिसमें बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग को गिनता है। वो ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करता है, जिसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, ठीक है। और वो शोषण और अतिरिक्त शुल्क की बात करता है, और वो वर्चस्व की बात करता है कि सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे स्थापित कर लेते हैं पूंजीपति लोग, या किस तरीके से वो विचारधाराओं का निर्माण इस तरीके से करवा देते हैं। तो ये बेसिकली हमने देखा आज मार्क्सवाद के बारे में। अब आगे की सीरीज में हम देखते हैं साम्यवाद के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सीरीज देख के अच्छा लग रहा होगा, एक समझ विकसित हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।